बहुत शुक्रिया। असल में मैं कल से थोड़ा सा इस बारे में कुछ अदाद शुमार तलाश कर रहा था कि पता चल सके कि कितने उम्मीदवार एक्चुअली रिजेक्ट हुए हैं, तो ताकि वो परसेंटेज निकाली जा सके और फिर उन्हें पिछले इलेक्शनों से कंपेयर किया जा सके। जी। तो मैं आपके लिए और आपके तवसत से जो आपके नाजरीन हैं उनके इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए 2002 से हमने ये अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं। ठीक। तो 2002 में कुछ 8.5% के करीब उम्मीदवार जो थे उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, और ये तादाद कोई 7% थी 2008 में, और कोई तकरीबन 15% थी 2013 में, और कोई तकरीबन 10.5% थी 2018 में, और अब ये जो 2024 में ये 12%, 12.3% के करीब है जिन उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया गया है। तो अगर आप ये देखें तो ये कुछ सालों में जो एवरेज थी वो इससे कम थी, कुछ में ज़्यादा थी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा उससे मुख्तलिफ मुझे तो एवरेज नज़र नहीं आती। मगर इस लेकिन ये आदाद जाहिर शुमार है के कि ये साथ तो अहमद बिलाल महबूब ओवरऑल साहब इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा गालिबन नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए 28,000 से ज़्यादा। जी, इसीलिए मैंने परसेंटेज की बात की है ना, क्योंकि परसेंटेज से आपकी उम्मीद जितने भी ज़्यादा तादाद होंगे उसी तादाद में लोग रिजेक्ट भी होंगे। तो परसेंटेज देखी जाती है कि कितने फीसद लोग रिजेक्ट हुए हैं। तो ओवरऑल कोई 10% के करीब एवरेज बनता है, और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आप देखिए 2013 में 15% लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, और कुछ माजी में 7%, 7% भी रिजेक्ट हुए थे। तो एवरेज को 10%, 11% के करीब बनता है। तो इस दफ़ा 12% के करीब ये रिजेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत मुख्तलिफ नहीं है माजी के पैटर्न से। लेकिन असल चीज़ जिसके बारे में हमारे पास एदाद शुमार नहीं है वो ये कि किसी एक ख़ास पार्टी के लोगों की तादाद, बहुत बड़ी तादाद को, डिस्प्रपोर्शनेटली हाई तादाद को रिजेक्ट किया गया हो। तो उसके लिए हमारे पास पार्टी वाइज रिजेक्शन का डेटा इलेक्शन कमीशन से अभी तक दस्तयाब नहीं है। लेकिन आज मैंने पढ़ा था कि सेंट्रल पंजाब के जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, अखबार डॉन में उनका स्टेटमेंट था, उसके हिसाब से तो ये लग रहा था कि जैसे 33% उनके उम्मीदवार रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन उनके बारे में बहुत दिलचस्प ये स्टैटिस्टिक्स थे कि वो तादाद में एक सीट के लिए तकरीबन 6 कैंडिडेट्स खड़े किए उन्होंने, यानी 44 सीट्स थी, उसके ऊपर उन्होंने 281 कैंडिडेट्स पीटीआई के खड़े हुए थे। इसका मतलब है उन्होंने हर सीट के ऊपर पीटीआई के 6 कैंडिडेट्स को कागजात नामजदगी जमा करने के लिए कहा था, और उसमें से 95 कागजात नामजदगी उनके बकौल रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब है ये कोई 33% बनते हैं। लेकिन ये 33% हाई है, और ये भी बहुत हाई है कि किसी एक पार्टी ने 6 उम्मीदवार एक सीट के ऊपर खड़े किया हो। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी क्लियर होगी अगले 1-2 दिन में। लेकिन इस वक्त तक तो ये पोजीशन ओवरऑल तो वही लग रही है जो माजी की थी। अच्छा, ये बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से उसमें मुलविस करार दिए जाते हैं, कन्विक्शन किसी की नहीं हुई है, तो उन तमाम लोगों के कागजात नामजदगी भी जो है वो मंजूर नहीं किए गए जिन पर शुबा भी है कि ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस हो सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 9 मई के वाक़यात के बारे में मुलविस होने का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो महज इल्ज़ाम है ना। सिर्फ इमरान खान साहब इस वक्त तक कन्विक्ट हुए हैं, वो भी तोशाखाना केस में हुए हैं, और उनको 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी, लिहाजा उनका मामला अलग है। लेकिन बाकी लोग, मसल मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया या उनके पेपर रिजेक्ट किए गए। उनके बेटे जैल कुरैशी के पेपर रिजेक्ट किए गए, उनकी बेटी बानो कुरैशी, उनके भी पेपर रिजेक्ट किए गए। तो ऐसे जो केसेस हैं वो मेरे लिए भी हैरान कुन है। तो उनकी तफसीलात देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन इत्मीनान की बात यह है, इत्मीनान का पहलू ये है कि अगले
10 दिन के अंदर यानी 3 दिन में तो एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के सामने अपीलें दायर होंगी, और फिर 7 दिन ये 24 ट्राइब्यूनल्स हैं जो हाई कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल हैं, वो इसकी अपीलें सुनेंगे। और अगर इन्होंने वाकई ये कुल्हाड़ा चलाया है और ये बिल्कुल गलत काम किया है, तो मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट के जज साहबान उस सारी चीज़ को रिवर्स करेंगे। तो एक इम्कान ये है कि ये जो अपीलें हैं इसके नतीजे में अगर कोई ज़्यादती हुई है तो वो दुरुस्त हो जाए। लेकिन ये हर एक का केस अलग अलग देखना होगा। ये सिर्फ कन्विक्शन के मामलात ही नहीं होते, बाज़ दफ़ा लोगों के यूटिलिटी बिल पे नहीं हुए होते, वो नयादहिंदा होते हैं, किसी ने टैक्स पे नहीं किया होता। तो इसके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये पेपर रिजेक्ट होते हैं। लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अपीलेबल होता है, और उसके ऊपर जब अपील होगी तो फिर हाई कोर्ट का जज उसके ऊपर फैसला करेगा। अच्छा, पीटीआई का एक और मुतालबा रहा है कि आरोज जो हैं वो अदलिया से लिए जाएं, इंतज़ामिया से नहीं, और इस पर उन्होंने खासी बात भी की, लेकिन इंतज़ामिया से आरोज लिए गए, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स ये काम कर रहे हैं, और ये जो सूरत हाल सामने अब निकल कर आ रही है, क्या पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हो रहे हैं? उनको खदशा ये था कि इंतज़ामिया से आरोज होंगे तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी और उनके लिए मुश्किलात होंगी। देखिए, ओवरऑल जो रिजेक्शन है नॉमिनेशन पेपर्स की, उसकी बुनियाद पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनके खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। लेकिन अगर उनकी पार्टी के नाम, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को खुद ये स्टैटिस्टिक्स रिलीज करने चाहिए कि उनके खुद कुल कितने उम्मीदवार थे और उनमें से कितनों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, तो फिर हमें ये अंदाज़ा करने में सहूलत होगी कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बात यह है कि अगर ये इंतज़ामिया से ना होते तो फिर कहाँ से होते? तो फिर माजी की तरह जुडिशरी से होते, जुडिशरी ने अलाउ नहीं किया। और माजी में जब जुडिशरी के लोग रिटर्निंग ऑफिसर थे जैसे 2013 में, तो क्या उस वक्त इतने भयानक इल्ज़ामात नहीं लगाए गए? 2013 में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये तो आरओज का इलेक्शन था जी। और फिर इसी में 2013 में इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और उस मुहिम के नतीजे में फिर धरना भी दिया। तो उस वक्त ये जुडिशरी के लोग थे, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि जुडिशरी के लोग होते तो फिर ये ज्यादतियाँ जो इस वक्त कही जा रही हैं मुबैना तौर पे वो ना होती। ये तो मामला ऐसा है जिसको अब रिटर्निंग, हमारे जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं वही हल कर सकते हैं। अगर वो बड़ी तादाद में ये रिजेक्शंस को रिवर्स करते हैं तो फिर आपकी बात दुरुस्त साबित होगी कि फिर शायद ये लोग जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले किए हैं ये गलत थे। लेकिन अगर ये फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में भी ये सस्टेन होते हैं फैसले, तो फिर ये कहना मुश्किल होगा कि इन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कोई ज्यादती की है। इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के दौरान, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैंने भी बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स देखी थी कि बहुत से लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने गए और बहुत से लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने नहीं दिया गया, रुकावटें डाली गई। ये अगर सही है तो काबिल मज़म्मत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना हर एक का हक है। आप उसके बाद उसकी कोई गलती है, आप वो देखते हैं कि डिक्वालीफाई नहीं करता तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसके खिलाफ अपील हो सकती है। लेकिन आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने से नहीं रोक सकते। लेकिन मैं जब ये एदाद शुमार देखता हूँ और पिछले सालों के एदाद शुमार से उसका तकाबुल करता हूँ, तो पिछले साल के मुकाबले में यानी 2018 के मुकाबले में इस दफ़ा 30% ज़्यादा नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए हैं। तो 30% यानी एक तिहाई ज़्यादा। तो उससे और एक भी ऐसा केस मीडिया में सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि मैं वहाँ जमा कराने गया था लेकिन मुझसे जमा नहीं कराए गए। रुकावटें डालने की खबरें तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर गालिबन सबके जमा हो गए। किसी के ऐसा नहीं हुआ कि वो जमा कराने गया था तो जमा ही नहीं हुए, क्योंकि 30% ज़्यादा फॉर्म जमा हुए हैं। तो ये इसलिए तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये कोई ज़्यादती हुई है और लोगों के साथ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आदाद शुमार तो इसकी तस्दीक नहीं करते।